नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष की। अधिकांश पत्रियों में लोग कहते हैं कि ये पितृदोष है, इसकी पूजा करानी पड़ेगी। और ये सदियों से चला आ रहा है। तो दोस्तों, पितृदोष पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि पितृदोष होता क्या है। क्या वाकई में पिता के किए हुए कर्म पुत्र को भोगने पड़ते हैं, संतान को भोगने पड़ते हैं? जी हाँ। कई बारी हम जाने अनजाने में, परेशानी में किसी बात की सुखना भोग लेते हैं, और ये भी योग होते हैं कुंडली के अंदर। यदि तीसरे घर में बृहस्पति नीच का बैठा हो, 10वें घर में बृहस्पति नीच का हो, और लगन में बृहस्पति नीच का हो, या 9वें घर में राहु केतु हो, और अगर पीड़ित हो, 5वां घर पीड़ित हो, लगन पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में परेशानी के समय हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और कहते हैं, मान लो किसी ने कह दिया देवी जी से कि माता रानी ये हमारा काम कर दे, हम तेरा जागरण कराएंगे, तेरी चौकी कराएंगे, और वो काम भी हो जाता है। और उसके बाद ऐसा व्यक्ति ना तो जागरण कराता, ना चौकी कराता, और वो सब बातें भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस कर्म का जो फल है वो उसके पुत्र को या उसकी संतान को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुंडली के जो योग है, 9वां घर यदि खराब है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं होगी, लेकिन जब वो किसी संकट में या मुसीबत में फंसेगा तो उसी समय वो धर्म के प्रति आस्था उसकी जगेगी, और वो कोई ना कोई सुखना बोल देगा। मैं माता रानी का जागरण कराऊंगा, मैं हनुमान जी की चौकी कराऊंगा, मैं शिव जी का ये काम करूंगा, मैं गंगा जी स्नान करूंगा। और ऐसी स्थिति में उसके काम हो भी जाते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति उन कामों को नहीं करता, तो उन कामों को ना करने के कारण जो परेशानी उसकी संतान को आती है, उस बात को हम पितृदोष कहते हैं। और इसी बात को हम पितृदोष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 9वां भाव, पहला भाव, 5वां भाव यदि खराब हो तो जातक की कुंडली में पितृदोष कहलाता है। अब मान लो लगन में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी अपने मतलब के लिए, अपनी मतलब सिद्धि के लिए भगवान की पूजा करेगा। उसमें आस्तिकता नहीं होगी, उसमें नास्तिकता होगी। तो ये कर्म भी उसके संतान को भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मान लो किसी की कुंडली में गुरु और राहु का योग है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने मुसीबत के समय पे कुछ ऐसा बोल रखा होता है कि प्रभु ये मेरा काम हो जाए तो मैं मंदिर बनवाऊंगा, और वो काम भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कर पाते वो, और ये इसके परिणाम उसकी संतान को भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ कुछ योग दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में ये पूजा करनी चाहिए। मान लो कुंडली में चंद्र राहु का योग है, तो जातक को शिव जी के अभिषेक करने चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, तो पितृदोष नष्ट होता है। गुरु राहु का कुंडली में कहीं भी योग हो, मान लो 11वें घर में भी बैठा हो, या तीसरे घर में बैठा हो, या 7वें घर में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन हो, गुरु राहु से एक साथ बैठे हो, तो जातक को काली माता की पूजा करनी चाहिए। काली माता का सिंदूर से अभिषेक करना चाहिए, काली माता पे मेहंदी चढ़ानी चाहिए, काली माता पे श्रृंगार का सामान और साड़ी चढ़ानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पितृदोष नष्ट होता है। अगर कुंडली में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, तो जातक को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की चौकी करानी चाहिए, माँ दुर्गा की उसका जागरण कराना चाहिए, तब जाके पितृदोष नष्ट होता है। अगर कुंडली में मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल केतु एक साथ बैठे हैं, तो जातक को
हनुमान जी की जोत बजानी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए घर में, तो पितृदोष का नाश होता है। इस तरीके से जातकों पितृदोष के उपाय होते हैं और वो स्वयं ही करने पड़ते हैं। पंडित या आचार्य का सहारा हम जब लेते हैं जब हम खुद ना कर सकें। ऐसी स्थिति में मान लो किसी का बृहस्पति और राहु खराब है, तो ऐसी स्थिति में यदि स्त्री की कुंडली है तो उसकी शादी में रुकावट आ रही होगी या उसके बच्चे में रुकावट आ रही होगी, बच्चा पैदा होने में रुकावट आ रही होगी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उस स्त्री को काली माँ की पूजा करनी चाहिए, काली माँ का चलिया 40 दिन दर्शन करना चाहिए, काली माँ को 9 दीपदान करने चाहिए, तब पितृदोष का सर्वनाश होता है और उसको शुभ लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, पितृदोष के बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।